जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग हिंदी विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं और हिंदी एक प्रचलित और विकसित भाषा है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा और लिपि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। है क्या भाषा, है क्या, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला प्रश्न तो यही आ गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं या हमारे मन की जो भी भावनाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि उसे दूसरों से शेयर करें या उसे सामने वाले को बताएं। मान लीजिए हम चाह रहे हैं अपने विचार को सामने वाले को बताएं, तो हमें क्या करना होगा, हमें बोलना होगा तभी वह सुन करके हमारे विचार जान पाएगा। तो ये बोलने और सुनने में, या फिर हम लिख करके, दूसरा तरीका क्या है कि हम लिख करके एक व्यक्ति को दे दिए और वो पढ़ करके उसको हमारे विचारों को जान गया कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक, या तो बोल करके, सुन करके, या फिर लिख करके और पढ़ करके। दो ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम अपने मन के भाव को या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वह साधन क्या है जिसके ज़रिए से हम ये काम करते हैं, तो वह साधन है भाषा। भाषा वो साधन है, ठीक है। यानी भाषा के जरिए ही हम अपने मन के विचारों को या अपने मन के भाव को बोलकर, ठीक है, बोल करके व्यक्त करें तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसे सुन करके समझेगा। या फिर हम लिख करके व्यक्त करते हैं तो दूसरा व्यक्ति या सामने वाला जो व्यक्ति होगा उसे पढ़ करके जानेगा। अब हम भाषा को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मन की कोई बात या अपने विचार जो है अपने गार्जियन से शेयर करना चाहते हैं, अपने माता पिता से शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप फ्रैंकली उनसे बात करते हैं, ठीक है, फ्रैंकली उनसे बात करते हैं, तो आप बोल करके बता सकते हैं उनको, ठीक, बोल करके बता सकते हैं और वह आपकी बात सुन करके समझ जाएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर हम बोलते हैं, ठीक, तो बोलते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होती है, मुख से ध्वनि निकलती है, मुख से ध्वनि क्रिएट होती है, और वही ध्वनि जो होती है भाषा की मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है। अगर बाय द वे हम अपने गार्जियन से बोल करके बात नहीं बता सकते, हम फ्रैंकली जो है उनसे बात नहीं कर पाते, संकोच करते हैं या डर है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा है, ठीक, पढ़ाया लिखा है, तो हम लिख करके भी तो बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, लिख करके अपने मन के विचार को व्यक्त किया और उनको एक कागज़ पे दिया और वो पढ़ करके हमारे विचार को जान गए। तो वो लिखा हुआ जो हमने लिख दिया वह कहलाती है लिपि, वही लिपि कहलाती है, और इसको पढ़ करके वो जान गए। ध्वनि का प्रयोग जो हम बोलने के लिए किए थे, ठीक, बोल करके इसका प्रयोग किए थे अपनी भाषा के जरिए, तो उसी ध्वनि को एक चिन्ह के रूप में हमने लिपि में सजा दिया, ठीक, एक चिन्ह दिया, एक पहचान दिया, तो वही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाई, लिपि कहलाई। लिपि मतलब लिख करके बताया गया और वह ध्वनि चिन्ह होता है, ठीक, इसी ध्वनि का पहचान होता है। समझ में आ रहा है ना बात। अभी और क्लियर होगा जब हम लिपि क्या है उसके बारे में बताएंगे। ध्वनि को पहचानने के लिए एक चिन्ह दिया गया। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए क, इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये ऐसे पहचाना जाएगा। अगर हम बोलते हैं ग, तो ये ऐसे पहचाना जाएगा। तो यह जो हमने लिख दिया है यही लिपि कहलाएगा, जो ध्वनि हमने बोला है उसका, ठीक है। और इसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम वर्ड कहते हैं। तो आइए लिपि क्या है यह भी जान लें। लिपि क्या है, तो लिपि दरअसल जो भी कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, या भाषा की जो लिखावट होती है, बोल दिए तो ठीक, अच्छी बात है, और नहीं बोलते हैं, संकोच करते हैं, तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम लिख करके बातों को बता दें, अपने विचारों को व्यक्त कर दें, ठीक है। तो यही कहलाती है लिपि। लिपि क्या कहलाती है, नीचे वाले शब्दों में देखिए कि लिपि किसी भाषा की लिखावट है। इतना जान जाइए कि लिपि क्या है, तो लिपि किसी भाषा की लिखावट है, ठीक। तो ध्वनि चिन्ह होता है वो, जो ध्वनि हम बोलते हैं उसी को एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, पहचानते हैं, और वही पहचान क्या कहलाती है, लिपि, यानी लिखने का ढंग। तो भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है और ध्वनि चिन्ह के जरिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आई। आगे क्या हम देखें तो कुछ चीज़ें और जान जाइए कि भाषा और लिपि में संबंध क्या है। जैसे किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि के अलावा दूसरे लिपि में भी लिखा जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये वाक्य जो मैंने लिख दिया है, ये क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक मैसेज आप टाइप कीजिए अपने मोबाइल पे कि मैं तो वहाँ गया था भाई, पर वो मिला नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में दो ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के।
तो आपने लिख दिया इस तरीके से, मैं तो गया था भाई पर वो मिला नहीं, यही लिखा आपने। मैंने ये बोला मैं तो गया था भाई पर वो मिला नहीं, मैंने तो हिंदी का प्रयोग किया भाषा में, लेकिन आपने लिखा तो क्या प्रयोग किया, तो लिखने में आपने हिंदी की लिपि का नहीं बल्कि अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि का प्रयोग किया। इसमें क्या किया, रोमन लिपि का प्रयोग किया, यानी हिंदी भाषा को आपने रोमन लिपि में भी लिख दिया। और वैसे कैसे लिख सकते हैं हम हिंदी भाषा को, तो देवनागरी लिपि में ऐसे लिखेंगे, मैं तो गया था भाई पर वो मिला नहीं। तो ये कौन सी है, तो ये तो हिंदी की ही देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी उसकी अपनी लिपि है जो उसकी सामान्य लिपि है हिंदी की। ठीक, तो यानी एक ही भाषा हिंदी है लेकिन उसको हमने दो लिपि में सजा दिया, एक तो रोमन लिपि और एक क्या है, देवनागरी लिपि। ठीक है, दोनों में सजा, यही मतलब है इसका कि एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि के अलावा दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। तो आप चाहें तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, आप अक्सर प्रयोग भी करते हैं अपने मोबाइल पे। और हाँ, ध्वनि के बारे में हम एक और चीज़ आपको बता दें कि जो हम मुख से बोलते हैं उसमें क्या निकलता है, क्या क्रिएट होती है, ध्वनि क्रिएट होती है। मुख से बोलते हैं तो क्या कहलाती है, वो मौखिक भाषा कहलाती है, अभी जान जाइए। ठीक, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और अगर हम किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बता रहे हैं, वो हमसे बहुत दूर है, मान लीजिए हम यहाँ कहीं हैं, ठीक, हम छत पे खड़े हैं या हम 4 घर बाद कहीं दूर खड़े हैं, तो हमने उसको बोला, कुछ हमने बोला, ध्वनि निकली, लेकिन बीच में इतने डिस्टर्बेंस हैं कि उस तक वो बात पहुंची नहीं, वहाँ तक वो बात नहीं पहुंची, यानी उसने सुना नहीं। और सुना नहीं तो इसका मतलब हमारा ध्वनि तो निकल गया, तो वो आकाश में लीन हो गया, आकाश में चला गया। और उसने सुना नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि हम यह बता सकते हैं कि ध्वनि अस्थायी होता है, ध्वनि अस्थायी होता है। लेकिन अगर इसी को हम लिख करके दे दें लिपि में, जो कि लिखित भाषा होती है, लिपि क्या है, यह है आपका लिखित भाषा, यानी लिपि में आपने उसको, यानी चिन्हों में या पहचान में उस ध्वनि की जो चिन्ह है उसमें आपने लिख करके उसे किसी व्यक्ति को दे दिया। अब वह व्यक्ति कहा भाई अभी हमारे पास समय नहीं, हम 2 घंटे बाद देख लेंगे, और 2 घंटे बाद नहीं, 4 दिन बाद भी देखता है, तब भी उसके पास यह लिपि मौजूद रहेगा किसी न किसी कागज़ में, तो इसे कहते हैं कि यह स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी है। आगे हम भाषा की विशेषताएं भी देख लें। भाषा और लिपि आपको अब क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। भाषा की क्या विशेषताएं, इतनी ढेर सारी विशेषताएं होती हैं, हमने सब बताया। ठीक, अगर मौखिक भाषा जो बोलते हैं वो ध्वनिमय होता है, ये तो आपको पता ही है। जो कुछ भी हम बोल करके किसी को विचार व्यक्त करते हैं तो वह ध्वनिमय होता है। प्रतीकात्मक क्या है, प्रतीकात्मक यह है कि ध्वनि चिन्ह होता है। ध्वनि जो हम बोलते हैं उसके लिए, हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है जिसे ध्वनि चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ठीक, चिन्ह कहते हैं। तो वह ध्वनि चिन्ह जो होता है वही प्रतीकात्मक कहलाता है, यानी भाषा प्रतीकात्मक भी होता है। तीसरा परिवर्तनशील, परिवर्तनशील इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, समय दर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है भाषा के अंदर। कोई अक्षर अलग से जोड़ा जाता है या फिर कोई अक्षर हटा दिया जाता है, तो इस तरीके से परिवर्तन होता रहता है समय के साथ, तो वो परिवर्तनशील कहलाया। अब ये सतत गतिशील के बारे में बता रहा है। ठीक, सतत गतिशील तो यह क्या है, अब हम सब ये जानते हैं कि भाषा प्रारंभ में क्या होती है, जटिल होती है, जटिल होती है। ठीक, जब हम अगर कोई साहित्य उठा लें, कोई ग्रंथ उठा लें और उसकी भाषा को हम पढ़ें तो हमको पता चलेगा कि शब्द कितने जटिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसे व्यवहार में लाने लगते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो भाषा क्या होती है, जटिलता से सरलता की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक, यह गतिशीलता होती है, यह सतत गतिशीलता जो है भाषा के अंदर होती है। दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ जैसे कि अगर हम देखें तो प्रौढ़ता में भी गतिशीलता होती है। कैसे, जैसे जैसे भाषा पुरानी होती जाती है वैसे वैसे वह और विकसित होती है, तो यानी कि उसकी गतिशीलता बनी हुई है, तो यह होती है सतत गतिशील। यह भी एक विशेषता है भाषा की। दूसरी क्षेत्रीय सीमा, हर भाषा की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा होती है। तो सतत गतिशील मेन यह है कि जटिलता से सरलता की तरफ। दूसरा, भाषा जो है धीरे धीरे प्राचीन होती है तो उस हिसाब से वो सरल भी होती है और उसकी सीमा भी बढ़ती है। और क्षेत्रीय सीमा, हर भाषा की अपनी एक सीमा होती है। जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी में आप जाएंगे तो जर्मन भाषा बोलना पड़ेगा, फ्रांस की तरफ या और दूसरे यूरोपीय देश में तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, ये चीज़ है ना। रशिया में जाएंगे तो रशियन भाषा, रशियन लैंग्वेज का प्रयोग होता है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक भाषा की अपनी एक सीमा होती है, तो वो क्षेत्रीय सीमा कहलाती है। और मनुष्यों से ही इसका संबंध होता है, मतलब जिस भी देश में आप जाएंगे तो आप दूसरे व्यक्ति से ही तो अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो इसलिए भाषा, हर एक भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। ये सारी विशेषताएं क्या होगी, भाषा की होगी। आगे हम देखें, आगे क्या पॉइंट देखें, तो आगे भाषा का रूप। अब हम अभी तक हम भाषा के बारे में जान गए, लिपि के बारे में जान गए, भाषा की विशेषता क्या है उसके बारे में जाने। अब भाषा का रूप भी तो देख लें क्या होता है। तो प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, ठीक। 3 रूप कौन कौन से हैं? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। यह 3 इसके रूप होते हैं। एक होती है बोली, और एक होती है परिनिष्ठित भाषा, और एक होती है राष्ट्रभाषा। ये जो बोली होती है वह बोली क्या है? वो किसी भी क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में भी वो आम बोलचाल की भाषा कहलाती है। आम बोलचाल यानी सामान्यतः लोग यूजुअली उसे लोग प्रयोग करते हैं बोली को। तो बोली क्या है? किसी छोटे क्षेत्र में यानी स्थानीय क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में एक अल्प विकसित रूप में जो है जो बोली जाए वह बोली कहलाती है। यानी वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, अभी वह छोटे क्षेत्र में ही बोली जा रही है। अब हम देखें कि परिनिष्ठित भाषा क्या कहलाती है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा को ही हम क्या कर सकते हैं? मानक भाषा, मानक भाषा कहते हैं, ठीक। यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया, यह हो गया स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज कब होता है? अब बोली जो है, बोली में कोई, आप कहीं की भी कोई बोली है किसी क्षेत्र की, तो उसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जाता, नहीं ना लिखा जाता है, सिर्फ बोलचाल की भाषा होती है। यानी आम बोलचाल के लिए बोली का प्रयोग करते हैं। उसमें कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाता, ठीक, उसमें कोई ग्रंथ नहीं लिखा जाता, कोई काव्य रचना नहीं की जाती, तो यह होती है बोली। लेकिन परिनिष्ठित भाषा जब होती है यानी उसे व्याकरण से सजा दिया जाता है, यानी उसमें कोई ना कोई लिपि होती है, उसकी अपनी एक लिपि होती है, अपनी एक पहचान होती है, इसलिए इसमें हम साहित्य लिखते हैं। साहित्य परिनिष्ठित भाषा में लिखा जाता है। अब ये हो गई स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी हो गई और एक बोली भी हो गई। अब राष्ट्रभाषा क्या है? कि जब किसी देश की भाषा व्यापक रूप से, 2 शक्तियाँ मेन होती हैं, ठीक, किसी भी देश के लिए। एक तो राजनीतिक और दूसरा समाज से रिलेटेड है, इसलिए सामाजिक। एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है, तो सामाजिक। और इन दोनों शक्तियों के आधार पर जब क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, भाषा का विस्तार होने लगता है, तो उसे कहते हैं हम राष्ट्रभाषा। तो यानी कि वो संपूर्ण देश में बोला जाने लगा है, तो वो कहलाएगा क्या? राष्ट्रभाषा। अब आगे देखें, आगे क्या है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा के बारे में हमें क्या देखना है? तो हिंदी भाषा के बारे में जानकारी लेने से पहले कि कैसे उसका विकास हुआ या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उससे पहले हम संस्कृत के बारे में जाने कि संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत है, जिसका प्राचीनतम अगर आप रूप देखेंगे तो आपको ऋग्वेद में मिलेगा, जो कि सर्वप्रथम कृति है, विश्व की सर्वप्रथम कृति है ऋग्वेद, ठीक। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है। अब हिंदी क्या है? तो हिंदी जो है वह संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। क्यों उत्तराधिकारिणी कह रहे हैं भाई? जिस तरीके से कोई पुत्र जो है वह अपने माता पिता का क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। उसी तरीके से हिंदी जो है संस्कृत का उत्तराधिकारिणी भाषा है, क्योंकि संस्कृत ही हिंदी की जननी है, ठीक। और 14 सितंबर 1949 को क्या बताया जा रहा है इसमें? 14 सितंबर 1949, ये डेट याद रखिए, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? संविधान में, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसकी स्मृति में ही 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो हिंदी दिवस। हर वर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब एक और चीज़ आप जानिए, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लीजिए। धारा 343(1) के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है, ठीक। और लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारोपीय क्या है? भारोपीय जिसमें कि भारोपीय वो भाषा परिवार है जिसमें भारत की भाषा से लेकर के एशिया की भी कुछ भाषाएं और साथ साथ में यूरोप की बहुत सी भाषाएं, ये सारी भाषाएं मिलकर के भारोपीय भाषा परिवार बनाती हैं। उसी में हिंदी भी उसी की भाषा है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए?
अब आगे देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा के बारे में हमने कुछ पॉइंट आपको बता दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हिंदी भाषा की विशेषता भी जाने। अभी तक आप भाषा की विशेषता आप देखे थे, अब हिंदी भाषा की विशेषता क्या है। तो हिंदी ने संस्कृत वर्णमाला को अपनाया, उसके उच्चारण को अपनाया, क्योंकि संस्कृत ही तो है जो हिंदी की जननी है। ठीक, तो अधिकतर ध्वनियों को उसके ग्रहण किया संस्कृत के, यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो उसकी कुछ विशेषताएं भी हम जान जाए। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि इसमें अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है अलग अलग ध्वनि के लिए? तो इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए बोलते हैं क, तो लिखेंगे हिंदी में क। बोलते हैं ख, तो उसके लिए लिखेंगे ख। यानी क और ख दोनों अलग अलग है। क से ही तो ख नहीं ना लिख दिया हमने, नहीं। क एक अलग चिन्ह है और ख एक अलग चिन्ह है, यानी हर एक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। अगर ग बोलेंगे तो उसके लिए अलग चिन्ह है। कोई एक ही चिन्ह से हम दो ध्वनियों को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, दो ध्वनियों को एक ही चिन्ह में नहीं बता। लेकिन अंग्रेजी में आप देखिए रोमन लिपि में क्या होता है। अब हमने बोला क, तो के से लिखते हैं रोमन लिपि में, और ख बोलते हैं तो के एच लिखेंगे। देख रहे हैं ना, आप समझिएगा इस चीज़ को एकदम बारीकी से समझिए, तब आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो क बोला तो भी के का यूज किया, और ख बोला तो के एच में भी के का ही यूज किया। तो यानी कि अलग अलग ध्वनि हैं, ध्वनि हमारी क और ख अलग अलग है। लेकिन रोमन लिपि में क्या हुआ, या रोमन लिपि में जो हमने इसका प्रयोग किया, तो देखिए के का प्रयोग ही क के लिए भी किया, के का प्रयोग ही ख के लिए किया। सिर्फ इसी में क्यों, अगर ग है तो ग के लिए हमने जी लिखा रोमन लिपि में, और घ है तो घ के लिए भी तो जी एच करके जी ही तो लिख रहे हैं। और यह होता है अल्प प्राण और यह होता है महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, यानी अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अंग्रेजी में हमने एक ही अक्षर का प्रयोग कर दिया। महाप्राण में दो अक्षर है लेकिन जी वही है, और इसमें लेकिन हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है इसमें। अब दूसरी विशेषता क्या है कि हिंदी में एक लिपि चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होता है। एक लिपि चिन्ह से सिर्फ एक ही ध्वनि का बोध होता है। जैसे अंग्रेजी में, पहले आप रोमन लिपि में देखिए, तभी आपको यह क्लियर होगा कि लिपि चिन्ह जो हम लिखते हैं उसके लिए एक ध्वनि का ही बोध करते हैं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में हमने लिखा काइट, ठीक, और लिखा QUIET क्वाइट, और एक लिख दिया कैट, ठीक। सब में आप देख रहे हैं क का ही प्रयोग हो रहा है। इन तीनों में जो शुरुआत का आपका ध्वनि निकल रहा है वह क्या, क निकल रहा है। वो चाहे आप काइट बोलें, ठीक ठीक, चाहे आप क्वाइट बोलें तब भी क आया, चाहे आप कैट बोलें तब भी क आया, क ही निकल रहा है। इस लिपि चिन्ह के लिए अंग्रेजी के एक वही ध्वनि है। यह अलग लिपि चिन्ह है लेकिन ध्वनि वही है क। यह अलग लिपि चिन्ह है लेकिन ध्वनि वही है क। कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं? तो यह कन्फ्यूजन हमारे हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि हर एक लिपि चिन्ह के लिए अलग अलग ध्वनि होती है। अगर हम कबूतर लिखते हैं और अगर हम खरगोश लिखते हैं, ठीक, तो भी ये क अलग ध्वनि है, ख अलग ध्वनि है। कुछ भी आप शब्द बोल लेंगे उसमें आपको हर एक लिपि चिन्ह में अलग ध्वनि सुनाई देगा, हर एक लिपि चिन्ह के लिए अलग ध्वनि होगा। तो यह क्लियर हो गया, यह ऐसी कन्फ्यूजन हिंदी में नहीं है, यह बड़ी विशेषता है इसकी। आगे तीसरी विशेषता क्या है कि हिंदी भाषा में प्रत्येक लिपि चिन्ह का उच्चारण होता है, कोई वर्ड अनुच्चरित नहीं रहता। अब यही रोमन लिपि में अंग्रेजी से आप कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यह लिपि चिन्ह का उच्चारण की बात कर रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की बात कर रहा है। अब जैसे अंग्रेजी में आप लिखते हैं यह एक वर्ड है, तो क्या इसको आप बोलते हो, इसका उच्चारण आप टाल्क तो नहीं ना कहते हैं, इसको टाक कहते हैं, टाक, ठीक। WAL के लिखते हैं तो इसको आप वाक कहते हैं, ठीक। ये यल कहाँ चला गया? अब यह जो उच्चारण हम कर रहे हैं इसमें यल का कहीं उच्चारण नहीं हो रहा है, इस लिपि चिन्ह का कहीं कोई उच्चारण नहीं हो रहा है। कभी कभी ये साइलेंट हो जाता है। इसे अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं बोला गया तो कहा जाता है अरे ये तो साइलेंट है, ठीक है, ये साइलेंट है इसलिए नहीं बोला गया। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, हर एक लिपि चिन्ह का उस सब का अलग अलग उच्चारण होगा। अब तीसरी विशेषता क्या है, ये भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है हिंदी में, यह भी कन्फ्यूजन दूर। लेकिन अंग्रेजी में आपने देखा टाक, वाक, और भी देखिए, जैसे मान लीजिए हमने KNOW लिखा तो इसको क्नो नहीं बोलते हैं, इसको नो बोलते हैं, इसको नो बोलते हैं, उच्चारण इसका अजीब है, नो करते हैं।
नॉलेज करते हैं इसके लिए, KNOWLEDGE है, तो के से शुरू हुआ, नॉलेज नहीं करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। समझ में आ रहा ना, क्लियर हो गया होगा आपसे। इसमें के साइलेंट आपने बता दिया। तो ये चीज़ें जो है हिंदी में नहीं होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। हर एक लिपि चिन्ह के लिए, चाहे के हो, एन हो, ओ हो, डब्ल्यू हो, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं अंग्रेजी में साइलेंट है, लेकिन हिंदी में चाहे क हो, ख हो, ग हो, या कोई भी अक्षर हो, म हो, प हो, कोई भी अक्षर हो, सबके लिए अलग अलग ध्वनि का उच्चारण होता है। तो यह क्लियर हुआ। अगला हम विशेषता देखें क्या है। तो अगली विशेषता, हिंदी भाषा में पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उनके लिए भी चिन्ह बना लिया गया। यानी ऐसा नहीं कि मिला जुला स्वरूप कर दिया गया, बल्कि उसके लिए अलग चिन्ह बनाया गया। ठीक, उसके लिए अलग ध्वनि चिन्ह बनाया गया। जैसे पहले ये अंग्रेजी में एक वर्ड चला, शब्द कॉफ़ी। ठीक, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी, और एक हिंदी में एक वर्ड हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं काफ़ी। तो इस काफ़ी का मतलब तो ज़्यादा होता है। ठीक, ये कॉफ़ी, तो यह जो शब्द था इसके लिए एक अलग वर्ड आ गया हिंदी में इसको बोलने के लिए। ठीक, यह ऐसे आया, ये आ नहीं है, ये आ नहीं है, ये क्या ओ है, ओ। इसका एक तरह से ओ की तरह उच्चारण होता है, ओ। तो कॉफ़ी, कॉफ़ी इस तरीके से बोलते हैं। तो इसके लिए अलग उच्चारण के लिए, अलग ध्वनि के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिससे कन्फ्यूजन न रह जाए और ऊपर वाली जो विशेषता है वह विशेषता बनी रहे। तो ये आपको क्लियर हो रहा है। और साथ साथ में इसमें संयुक्त व्यंजन भी आए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आप देखते हैं ना, क्षत्र, ज्ञ, स्र, तो त्र है। त्र के लिए हम कभी भी इस तरीके से त्र नहीं लिखते हैं। ठीक, त्र को यही लिखते हैं, यह नहीं लिखते हैं। अगर हमें मान लीजिए स्र लिखना है, ठीक, स्र, तो स्र को हम ऐसे करके ऐसे नहीं लिखते हैं, आधा श और र करके, ये नहीं लिखते हैं। ये पहले से मौजूद है, इसके लिए ध्वनि, इसके लिए ध्वनि पहले से एग्जिस्ट है, इसके लिए चिन्ह पहले से अलग हैं, तो इसलिए इनका प्रयोग इसके लिए नहीं करते हैं। इसके लिए अलग लिपि चिन्ह बनाई गई, यानी एकदम अलग ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह, अलग उच्चारण, हर चीज़ अलग अलग है, कोई भी चीज़ आपस में मिश्रित नहीं है। यह सबसे खास विशेषता हिंदी भाषा की है। ठीक, आगे हम देखें, आगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति कहाँ से हुई है और विकास कैसे हुआ यह भी देख लें। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत। उत्पत्ति में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत आ गई आपके सामने। तो संस्कृत के बाद जो है पाली आई। संस्कृत भी दो तरह की फेमस है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए। ठीक, और फिर लौकिक हुआ। तो फिर यह चला आपका 1500 ईसा पूर्व से पहले से भी, और लगभग जो है 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में कुछ लोगों की यह मान्यता है कि पाली जो है वो पाटलिपुत्र से ली गई है। पाटलिपुत्र जो शब्द है या पाटलिपुत्र जगह है, तो जगह जो है उसमें से पाटली से पाली ली गई है। ठीक है, पाली लिया गया है, उसका संक्षिप्त रूप करके पाली लिया गया। और कुछ लोगों का यह मत है कि पाली जो है इसका संस्कृत शब्द में यह पालन कहलाता है। पालन कहलाता है। पाली जो है वो पालन कहलाता है, जिसका अर्थ होता है पालन करना। पालन करना मतलब पालन पोषण करके उसे बढ़ाना, यानी भाषा को डेवलप करना है, बढ़ाना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। उसके बाद आई प्राकृत। अब यह सब भाषा कब तक चली, यह सब भाषा लगभग 600, प्राकृत जो है ये 600 ईस्वी तक लगभग चली। और उसके बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश। ठीक है, यह सब 600 तक चली। उसके बाद 600 के बाद से लगभग 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय रहा। अपभ्रंश क्या है, मतलब विकृति स्वरूप, बिगाड़ करके शब्दों को मतलब सरल करने के लिए उन्हें बिगाड़ा गया, यानी कि विकार स्वरूप रहा, तो अपभ्रंश कहलाया। यानी भ्रष्ट रहा, भ्रष्ट या विकार उत्पन्न किया गया उनमें, तो वह नाम हो गया अपभ्रंश। उसके बाद आई अवहट्ट, यह लगभग 1400 तक इसका समय काल रहा। उसके बाद हिंदी आई। उत्पत्ति इस तरीके से हिंदी की हुई। ठीक है, अब हम ये देखें कि विकास क्रम क्या है। उत्पत्ति तो हमने देख लिया, विकास क्रम क्या है। तो पहले कोई भी भाषा हो, सिर्फ हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले आप जानिए कोई भी भाषा हो, उसका विकास भाषा के रूप में विकास कैसे होता है, बोली से। शुरुआत उसकी बोली से होती है, एक
छोटे जगह पे, स्थानीय जगह पे पहले बोलचाल में प्रयोग की जाती है, अल्प विकसित होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके क्षेत्र बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता है, और क्षेत्र बढ़ता है तो वह भाषा, वह जो बोली होती है उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है, और वह विकसित होती है और उसका क्षेत्र बढ़ता है और व्यापक हो जाती है तो वह भाषा कहलाती है। तो यह होता है विकास क्रम। अब हिंदी में क्या है, हिंदी में अगर उपभाषा देखी जाए तो 5 उपभाषा होती है, और इस 5 उपभाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियां होती हैं, और इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। क्या क्या उपभाषा है हिंदी की, कौन कौन सी बोलियां हिंदी की, कहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है, सभी के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, और साथ साथ में हमारी अपनी हिंदी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से हिंदी अन्य भाषाओं से अलग है, और इसके सभी वर्ण, सभी ध्वनि, सभी लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं, और उसकी उत्पत्ति के बारे में, विकास क्रम के बारे में यह देख लिया। और आगे हम पहले प्रश्न श्रृंखला भी देख लें। पहला प्रश्न यह रहा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। लिपि के बारे में हम आपको बताएंगे जब हिंदी के बारे में पूरी बात हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। तो ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी और सौराष्ट्री, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर सी हो गया। दूसरा प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। कहने को तो संस्कृत से ही क्रम चला आ रहा है, लेकिन जो पास का क्रम था वो अपभ्रंश, पास का जो क्रम था वो अपभ्रंश, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश, बी। तीसरा प्रश्न, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या। उत्तरकालीन यानी उसके बाद की अवस्था। तो अभी हमने जो आपको चार्ट दिखाया था उसमें अपभ्रंश के बाद क्या आ रहा था, तो उसमें अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आ रहा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, अवहट्ट। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो हमने 343(1) का जिक्र किया था, 343(1) का, तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जिक्र है इन अनुच्छेदों में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, 343 से 351 तक। पांचवा प्रश्न देखें, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हमने आपको बताया भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। छठवां प्रश्न, भाषा और लिपि हैं, क्या है भाषा और लिपि, एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं, भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक हैं, यह इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा, तो मौखिक और लिखित, ए आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। तो हमने आपको बता दिया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह भी आप जानते रहिए। नौवां प्रश्न, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। अब जो भी हम ध्वनि बोलते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, तो हमने पहले ही परिभाषा में बताया कि वो भाषा कहलाएगी, भाषा। ठीक, आखिरी प्रश्न आज का देखें, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। तो प्रचलित रूप इसमें से आपको क्या दिख रहा है, तो ये खड़ी बोली, हम अगले चैप्टर में आपको बता देंगे कि खड़ी बोली है प्रचलित रूप। हिंदी का जो वर्तमान में प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों को भी आप तैयार करें और एक बार और देख करके आप चीज़ों को और अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब हम अगले वीडियो में हिंदी के उपभाषा और बोलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को बातें सब समझ में आ गई हों तो अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।